नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उनका नाम है अरविंद। रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ के, और काम करने के लिए गए थे गुजरात में। साल था 2004। अब वो घर से लड़ाई झगड़ा करके निकले हुए थे। उनके जो परिवार वाले थे अरविंद को मना कर रहे थे। उनका बड़ा भाई, उनका पिता, चाचा, जो भी घर के सदस्य थे, अरविंद को रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं बेटा, तुम इसी गांव में रहो, हमारे साथ में रहो, खेत गृहस्थी में हमारी मदद करो। अगर नौकरी करना है तो आसपास के शहर में कर लो, लेकिन इतनी दूर मत जाओ। लेकिन अरविंद के एक दोस्त था जो गुजरात में काम करता था किसी फैक्ट्री में। और वो जब गांव आता था ना तो बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकता था कि मैं उस फैक्ट्री में एक बड़ा ओहदे पर हूँ, मेरे अंडर में तुम बहुत सारे लोग लड़के काम करते हैं। और वो हसीन ख्वाब दिखाया करता था अरविंद को। अरविंद उसके ख्वाब में एक तरह से लालच में पड़ जाते थे कि मेरे साथ का लड़का देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब मैं गांव में हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, खेत में जाता हूँ, यही तो हमारा काम रह गया। पढ़ाई लिखाई तो मेरी सब कुछ बेकार चली गई। अब अरविंद के मन में लालच होने लगा था कि क्यों ना मैं भी जाऊं उस लड़के के पास में। और उस लड़का ने बोला था कि अरविंद, जब भी आना हो ना तो आ जाना, मैं तुम्हें अच्छी सी नौकरी लगा दूंगा। और उसने एड्रेस भी बताया था, जो एड्रेस अरविंद ने संभाल करके रखा हुआ था। खैर, अब उनके जो गांव में था मन नहीं लग रहा था। और उनके जो परिवार वाले अच्छी सलाह देते थे कि बेटा, तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुझे घर पे ही रहना है और अपना खेती बाड़ी का काम संभाल, यही काम कर, इसमें ही हम लोग का भलाई है। अरविंद बार बार कहते थे कि नहीं, मुझे इस काम में मन नहीं लगता है, मुझे नौकरी करनी है जैसे मेरा दोस्त करता है। लेकिन परिवार के लोग समझा समझा के थक गए थे। अरविंद मान नहीं रहे थे। लेकिन अरविंद बिना बताए और घर में चुपचाप अब गुजरात के लिए रवाना हो गए थे। एक चिट्ठी घर में छोड़ दिया था कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, आज जब मैं किसी योग्य बन जाऊंगा और तब मैं घर लौटूंगा, आप लोग मेरी चिंता मत करना। घर में जब अरविंद चले गए और चिट्ठी मिली तो सब लोग एकदम पागल की तरह हो गए थे। ढूंढने के लिए बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, जहाँ जहाँ पता लगता था कि हाँ अरविंद यहाँ इस जगह पर देखा गया है, वहाँ लोग चले जाते थे। लेकिन अरविंद तो ना जाने कब ट्रेन में सवार होकर के और गुजरात की तरफ निकल गए थे। हाँ, वो जो उनका दोस्त था उस गांव के नहीं था जिस गांव में अरविंद रहते थे, पड़ोसी गांव के था। और उसके बारे में उनके घर के लोग जानते तक नहीं थे। तो आखिर पता किससे करें, बड़ी समस्या थी। लेकिन ढूंढते रहे लोग कि कहीं अरविंद मिल जाए। और अरविंद तो गुजरात में आ चुके थे। गुजरात पहुंचने के बाद में अरविंद अपने दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंचे। वहां पर जिस लड़के का नाम था, जो उनका दोस्त था, वो ढूंढने लगे एड्रेस पर। एड्रेस सब कुछ वही था, लेकिन उनका दोस्त उस जगह पर था ही नहीं। वो बोला था कि हम यहीं पर रहते हैं, हमारा रिहाइश यहीं पर है और एक फैक्ट्री में हम बड़े अच्छे ओहदे पर काम करते हैं। अरविंद अपने दोस्त को ढूंढते रह गए। वहाँ तो बहुत सारे लोग थे, कोई उत्तर प्रदेश से आया था, कोई बिहार से आया था, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पर आकर के काम करते थे। और सबसे अरविंद अब पूछ के थक गए थे। लेकिन अपने दोस्त का आता पता चल नहीं रहा था। अरविंद को लगा कि हो सकता है मेरा दोस्त जहाँ रहता हो अब जगह बदल गया हो, या फिर किसी और नाम से रहता हो। अरविंद बड़ा दुविधा में पड़ गए थे।
जितने भी पैसे कौड़ी थे अब थोड़ा बहुत ही बचे थे, बाकी तो रेल के किराया और खाने पीने में खर्च हो चुका था। अब रहे तो कहाँ रहे। समस्या आन खड़ी थी। ना तो वहाँ पर किसी को जानते थे, ना कोई दोस्त था, ना मित्र था। तो इतने बड़े शहर में कहाँ जाके रहे। अब वो रात तो बस अड्डे के पास में फुटपाथ पर एक बेंच पर रात गुजारा। वो रात भी बड़ा तकलीफ से गुजरी थी। गर्मी के दिन थे और बड़ी मुश्किल से अपना रात वो सो पाए थे। मच्छर भी बहुत लग रहे थे। अब करे तो क्या करे। अब उनके पास में कोई चारा नहीं था। ना तो कोई होटल में रुक सकते थे, ना उनके पास इतना पैसा था कि घर कोई किराए पर ले सके। बड़ा समस्या अरविंद के साथ में गुजर रहा था। खाने खाने के लिए अब तरसने वाले थे, क्योंकि जो भी पैसा था उनका अब ख़त्म हो चुका था। अब फिर वो किसी काम की तलाश में अब दिन के टाइम में लग चुके थे, लेकिन काम इतना आसानी से कहाँ मिलता है। अब वही भटकते भटकते थक चुके थे। दिन भर काम की तलाश में भटकते रहे और शाम के टाइम भूखे पेट अब उसी बस अड्डे के पास, बस अड्डा तो नहीं बोल सकते थे, वो एक लोकल बस अड्डा था जहाँ पर एक बस धूप के लिए एक शेल्टर लगा हुआ था और नीचे एक बेंच लगा हुआ था। और वहीं पर रात को अपना रात गुजारने लगे। भूखे पेट, नींद भी नहीं आ रहा था। कहीं ना जाने कैसे तैसे अपने आप को संभाले हुए थे। अब पानी पी पी करके अब गुजारा उनका चल रहा था और नींद तो नहीं आ रही थी। रात के करीब 12:30-1 बजे का आसपास का टाइम था और अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते बरसात तेजी से होने लगी। अब इतनी तेज बरसात होने लगी कि जो बस अड्डे का जो छत था उनको रोक नहीं पाया। अब लगा कि अब बुरी तरह से अरविंद भीग जाएंगे। अब अपने आप को छुपाने के लिए स्थान खोजने लगे। दिन के टाइम में देखा था एक जगह थी वहाँ पर जो किसी आश्रम की तरह लग रही थी, पुराना आश्रम, मतलब वो बिल्कुल खस्ता हाल में था। और वहाँ पर गेट के पास भी गए थे, लेकिन वहाँ ना कोई दरवाज़ा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ, वो खुला दरबार की तरह लग रहा था। और जब वहाँ से बाहर निकलने लगे, उनका अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो जाएं। ना जाने अंदर में कौन हो और उनको डांट दे, क्योंकि दोपहर में गर्मी पड़ रही थी और वो छाया के चक्कर में आराम करने के लिए गए थे। लेकिन जब देखा कि वो वीरान जगह है तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वापस लौटने लगे। और जैसे ही गेट से बाहर निकल रहे थे तो एक नौजवान उनसे टकरा गया और अरविंद को टोकते हुए कहने लगा, तुम बाहर गांव के आए हो क्या? अरविंद बोले, हाँ, मैं बाहर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो इस आश्रम में किस लिए गए थे? अरविंद कहने लगे कि बस छाया की तलाश में गया था, दोपहरी में बड़ा गर्मी लग रहा था, सोचा कि अंदर चले जाऊं, लेकिन ये तो बिल्कुल सुनसान दिख रहा है। वो नौजवान फिर डांटते हुए कहा कि देखो, अच्छा हुआ तुम अंदर नहीं गए, मालूम है अंदर क्या क्या है उसमें? अरविंद कौतूहल से अब उस नौजवान की तरफ देखने लगे। नौजवान कहने लगा कि देखो, इसमें जो आसपास के लोग बताया करते हैं ना कि अंदर भूत प्रेत रहते हैं। ये आश्रम पहले एक शमशान भूमि हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, अब ये जो शमशान भूमि अब आबादी के बीच में आ गया है और यहाँ पर अब मुर्दा जलाया नहीं जाता काफ़ी सालों से। अब तो शमशान बाहर की तरफ निकल चुका है, लेकिन लोग बाग यहाँ पर दिन के टाइम में भी अंदर नहीं जाते। जो आसपास के लोग कहते हैं कि यहाँ पर कभी रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कभी हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जैसे कभी कभी लगता है कि दो लोग आपस में तेज तेज झगड़ा कर रहे हों। जब ये बात अरविंद ने सुनी ना तो उनका हौसला टूट चुका था, वो घबरा गए थे। इसके बाद वो आश्रम की तरफ
दोबारा नहीं गए थे। लेकिन आज रात को जब बारिश घनाघोर होने लगी थी, लगातार बारिश चलती जा रही थी, अब लगने लगा कि अरविंद भीग जाएंगे। अब उनके पास में कोई उपाय नहीं था। पास में वही आश्रम था। अब वो फिर दौड़ पड़े थे बारिश में भीगते हुए। जब आश्रम के गेट पर पहुंचे ना, तो आश्रम तो खुला ही था, उसमें गेट नाम का कोई चीज था भी नहीं। हाँ, आज रोशनी सी नजर आ रही थी। लग रहा था कि अंदर में कोई है। अब भीगने से बचने के लिए अब भूत प्रेत को तो भूल चुके थे अरविंद, और सीधा दौड़ते हुए अब अंदर चले गए ताकि बारिश से बचाव हो सके। तब उन्होंने देखा कि अंदर में एक जगह पर कोई बरामदा है और वहाँ पर कोई लेटा हुआ है, कंबल बिछा हुआ है और कोई सफ़ेद चादर ओढ़ करके सोया हुआ है, और उसके पास में एक लालटेन सी जल रही है और उसी की रोशनी बाहर तक अब चमक रहा था। उस जगह पर पहुंच करके अब अरविंद अब बारिश से तो बच गए थे, और अभी भी बारिश तेज चल रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। जब इस जगह पर आए ना, आप जो इंसान उस कंबल पर लेटा हुआ था, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, बगल में थोड़ी दूरी पर लालटेन जल रही थी और एक थैला भी वहाँ पर रखा हुआ था। जैसे ही अरविंद 5 मिनट में नहीं हुआ था, उस जगह पर स्थान पर अपने शर्ट को खोल करके पानी नहीं छोड़ रहे थे ताकि अब उनको कहीं सर्दी न लग जाए। और वही जो शख्स सोया हुआ था और कुनमुना करके उठा, अब बिना चादर उठाए हुए कहने लगा, अरे कौन है यहाँ पर? अब जो अरविंद थे ना, अचानक उस शख्स की आवाज़ आई तो एकदम बौखला गए। देखने लगी, तब वही शख्स बिना चादर सर से उठाए हुए अब पूछने लगा, अरे तुम कौन हो? इस जगह पर कैसे आ गए? अरविंद कहने लगे कि देखिए, मैं बाहर बस अड्डे के पास एक वहाँ पर सो रहा था। मेरा घर बार यहाँ नहीं है। मैं यूपी से आया हूँ काम की तलाश में। सब अपनी कहानी धीरे धीरे बताते चले गए। अब बारिश में मैं बुरी तरह से भीग रहा था और तब मैं इस जगह पर आ गया बरसात से बचने के लिए। वो जो कोई सो रहा था ना चादर ओढ़ करके कंबल पर, और वो अपना चादर हटा दिया। तब अरविंद देखे कि वो साधु की तरह लग रहा था। दाढ़ी बढ़े हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी दिख रही थी, सफ़ेद बाल भी थे जिसका जूड़ा बनाया हुआ था। अब वो उठ करके बैठ गया। अब फिर अरविंद को बुलाया, अरे बच्चा आ जा इधर, तू लग रहा काफ़ी भीग गया है, आ जा इस कंबल पर बैठ जा। डर मत, डरने कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर। अरविंद जो सुने थे उस आश्रम के बारे में, तो डर तो लगना लाजमी था, लेकिन ये साधु जो उनको मिल गया इस जगह पर, तो थोड़ा उनको राहत महसूस हुई। वो साधु अब उनसे बार बार सब कुछ पूछने लगा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, इस शहर में तुम्हारा कौन है। अब अरविंद उस साधु का जवाब हर बात का दे रहे थे। अब जो उनका मकसद था वो बता दिए थे कि बाबा, मैं तो पैसा कमाने के लिए इस शहर में आया था। मैं अपने दोस्त के पास, लेकिन दोस्त न जाने किस जगह चला गया है, उससे मेरी मुलाकात हो नहीं पाई। अब बाबा, मैं तो आकर के अब यहाँ पर फंस चुका हूँ। मैं तो आज खाना भी नहीं खाया। जब ये बात अरविंद ने उस साधु से कहा, तो साधु कहा, अरे भूखे हो अभी तक? लाओ मेरा थैला लाओ। अरविंद कहने लगे, बाबा रहने दीजिए, आपका भोजन होगा, आप कर लीजिएगा, मुझे आपके भोजन नहीं चाहिए। मैं अगले दिन कुछ दिहाड़ी काम करने की कोशिश करूँगा, अब फिर कुछ पैसा मिल जाएगा तो मैं भोजन भी करूँगा, अपना रहने के लिए इंतज़ाम भी करूँगा। आप परेशान मत होइए, मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन साधु का कहने लगा, अरे भूखे पेट और तुम काम करोगे, तुमसे हो पाएगा? पेट में अन्न होगा तभी तुम सोच पाओगे, कुछ कर पाओगे। लाओ मेरा थैला दे दो, आओ, तुम्हें भूखे नहीं रहना है। अरविंद ना चाहते हुए
अब जो थैला लालटेन के पास रखा हुआ था अब उठा करके लाए, अब बाबा को पकड़ा दिए। बाबा अब उसी कंबल पर अभी भी बैठे हुए थे जहां अरविंद भी आकर के बैठ चुके थे। अब अपने थैले में से ढूंढने लगे। उनकी नज़रें अरविंद पर जमी हुई थी और कहने लगे, अरे बच्चा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? अब अरविंद अब चौंकते हुए कहने लगे, बाबा, जो भी आपके पास में हो पेट भरने लायक वो मुझे दे दीजिए। मुझे कोई फलानी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मनपसंद का चीज़ का ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास थैले में हो वो मुझे दे दीजिए। अब वो साधु बाबा थे, मुस्कुराते हुए अरविंद की आंखों में देख रहे थे और कहने लगे, तुम्हारा मन तो कुछ और खाने को कह रहा है बच्चे। अरविंद समझ नहीं पाए थे। वास्तव में उस टाइम उनका जो दिल खाने का कर रहा था वो पूरी सब्जी थी, आलू की सब्जी और पूरी। उनका इच्छा हो रही थी कि कहीं से मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता। और वही चीज़ साधु बाबा अपने थैले में से निकाल करके एक पैकेट और अरविंद को पकड़ा दिए। बोले कि तुम्हारे मनपसंद का है, आप एक साइड में बैठ जाओ, आप पहले भोजन करो और फिर हम बाद में तुम्हें बात करेंगे, पहले भोजन करके आओ। अब अरविंद वहाँ से जहाँ ललटेन जल रही थी, बारिश अभी भी धड़ाके से चल रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। अब अरविंद ललटेन के पास जाकर के बैठ गए और उस पैकेट को खोला तो देख करके आश्चर्य में रह गए थे। सेम वही चीज़ जो उन्होंने मन में कल्पना किया था, वही चीज़ अब उनके सामने था। पूरी भी थी, आलू की बेहतरीन सब्जी भी थी जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अरविंद भूखे थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब जल्दी जल्दी पूरी सब्जी को अब भोजन करने लगे थे। अब बाबा भी अब लेट चुके थे, हालांकि चद्दर अभी सर पर ढके नहीं थे। अरविंद जब सब कुछ खाना खा लिए, अब पानी पीने के बाद अब उनकी आत्मा तृप्त हो गई थी। लगा कि हाँ, अब मेरा पेट भर चुका है। अब वो बाबा के पास आए और कंबल पर बैठते हुए कहने लगे, बाबा, आपने मेरी भूख मिटा दी। मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ बाबा? लाइए मैं आपका चरण दबा दूँ, आपका मालिश कर दूँ। अब जो बाबा थे कहने लगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा पैर को थोड़ा दबा दो, मुझे अच्छा लगेगा। अब फिर अरविंद और साधु बाबा आपस में बात करते रहे। साधु बाबा लगातार अरविंद के निजी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहे थे, कहाँ तक पढ़े हो, कभी किसी लड़की से दोस्ती हुई कि नहीं हुई। और ये सब बातें अरविंद को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब उस जगह पर थे, बाबा पूछ रहे थे तो हर चीज़ का जवाब दे रहे थे। वो कहने लगे, बाबा, आज तक मेरी किसी लड़की से कोई दोस्ती नहीं हुई है। बाबा कहने लगे, फिर तो बड़ा मुश्किल होगा आगे चल करके। अरविंद पूछने लगे, किस चीज़ का मुश्किल होगा बाबा? किसी लड़की से तुम्हारी दोस्ती हो जाए तब तुम शर्मा जाओगे। अरविंद समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा ये टॉपिक क्यों छेड़ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे टॉपिक बदलता गया और राहत भी काफ़ी हो चुकी थी। अब पैर दबाते दबाते खुद अरविंद को नींद आने लगी। खाना भरपेट खा चुके थे तो नींद तो आना लाजमी था। अब बाबा ने महसूस कर लिया कि अरविंद नींद में आ रहे हैं और तब उन्होंने कहा कि देखो बच्चा, अब थोड़ी दूरी पर तुम अपना ये चादर बिछा लो। थैले में से एक चादर निकाल के दिए और तुम आराम करो। हम लोग सुबह में, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और तुम भी जल्दी उठ जाना, आज बाकी बात सुबह में करेंगे। अरविंद चादर लेकर के और थोड़ा दूरी पर अब बिछा करके आप लेट गए थे। लेटते ही बहुत गहरी नींद आई थी, जैसे लगा कि कई दिन का और उनको नींद अब पूरा होने जा रही हो। अब भूख भी अब शांत हो चुकी थी, बहुत गहरी नींद आई। उस गहरी नींद में वो ख्वाब देखने लगे थे कि मैं एक बागीचे के अंदर हूँ और एक सुंदर लड़की वहाँ खड़ी फूल तोड़ रही है और बार बार अरविंद की तरफ देख रही है। अरविंद भी उस लड़की को निहारते जा रहे हैं। देखने में बहुत ही गजब की खूबसूरत लड़की,
आओ वो अरविंद की तरफ आने लगे। अरविंद शर्माने लगे कि लड़की मेरे पास क्यों आ रही है, लेकिन लड़की उनके पास आ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम बहुत शर्मीले लग रहे हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरविंद कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। लड़की उनसे बार बार आग्रह कर रही थी कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, लेकिन अरविंद उससे दोस्ती करना नहीं चाहते थे, शर्मा रहे थे, डर रहे थे। आज तक किसी लड़की से उनकी कोई ना मित्रता थी, ना दोस्ती थी, ना जानते थे कि लड़की से कैसे बात किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, कुछ भी पता नहीं था। और वो लड़की अब उनके ख्वाब में आई हुई अब बार बार उनको छेड़ रही है, उनको हंसाने की कोशिश कर रही है। और अचानक उनका नींद खुल गया। नींद खुला ना तो क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर एक भूरे रंग का कुत्ता बैठा हुआ है उनके सामने में। और अचानक ख्वाब से जगे थे तो क्या देख रहे हैं कि मैं तो इसी आश्रम में हूँ जहाँ रात में आया था। तो ये बगीचा कहाँ गया, वो सुंदर लड़की कहाँ गई, सब कुछ गायब हो चुका था। तब उनको लगा कि अरे मैं तो किसी सपने में खोया हुआ था, मैं ड्रीम में था। आप फिर पलट कर देखते हैं जहाँ बाबा सोए हुए थे। बाबा उस जगह पर थे ही नहीं। उनका कंबल भी नहीं था, ना उनका बिस्तर था, ना उनका थैला, ना वो लालटेन। अब सब कुछ वहां से गायब हो चुका था। बस उनके सामने भूरे रंग का एक कुत्ता बैठा हुआ था जो अब अरविंद की तरफ देख रहा था। अरविंद जल्दी से उठे और बाबा को आवाज देने लगे। उनको लगा कि आश्रम में कहीं न कहीं बाबा होंगे, फ्रेश हो रहे होंगे, लेकिन वो आश्रम में पूरा घूम लिए। उस आश्रम में एक कुआं भी था, बाल्टी भी थी, बाल्टी से पानी निकाला हुआ था, बाहर गिरा भी था। इसका मतलब बाबा यहाँ पर स्नान ध्यान करके कहीं निकल गए हैं। अब अरविंद को इतना समझ में आ गई थी। अब अरविंद अपना जो बिस्तर था, जो बाबा ने चादर दिया था, उसको समेटे और अपने थैले में संभाल कर रख दिया। अब बाबा होते तो उनको दे दी जाती, लेकिन बाबा इस टाइम थे नहीं। और वो भूरे रंग का कुत्ता अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ था और अरविंद की तरफ बराबर वो नज़र रखे हुए था। जिधर जिधर अरविंद जाते और उस भूरे रंग का कुत्ता का नज़रें पीछा करती। और थोड़ा डर भी लग रहा था अरविंद को कि ना जाने कहाँ से ये कुत्ता आ गया, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। और तब तक तो मैं सुबह हो चुकी थी, अब सड़क सामने थी, अब उस पर आवागमन चालू हो गया था। अरविंद को लगा कि अब इस आश्रम से निकल करके और मुझे कोई दिहाड़ी का काम देखना चाहिए। थोड़ा दूर पर उन्होंने दिन में देखा था कि वहाँ पर लेबर लोग बैठे हुए थे और वही सोचे कि चलो आज लेबरगिरी ही करके कुछ पैसा कमाया जाए ताकि भोजन का उपाय हो सके। अब रहने का स्थान तो इस जगह पर मिल ही गया है, रात तो यहाँ कटी जाएगी। अब साधु बाबा रहेंगे तो कोई डरने की बात भी नहीं रहेगी। यही सोच करके अब वो लेबर चौक पर पहुंच गए थे। वक्त पर उनको काम भी मिल गया। अब लेबरगिरी में सारा दिन उनका चल रहा था। शाम के टाइम में कुछ पैसे भी उनके जेब में आ गए थे तो उन्होंने भोजन भी किया। इसके बाद बाबा जी के लिए कुछ भोजन मिठाई उन्होंने पैक करा करके अपने थैले में रख करके और उस आश्रम की तरफ चल पड़े। जिस जगह पर लेबरगिरी करने गए थे वो आश्रम से कम 7 किलोमीटर की दूरी पर था और 7 किलोमीटर उन्होंने कोई साधन नहीं लिया, पैदल ही चल कर के आश्रम तक आए थे ताकि 2 पैसा बचा सके। आश्रम में पहुँचे तो रात काफ़ी हो चुकी थी। आश्रम में गए तो दरवाज़ा तो था ही नहीं उसमें पहले की तरह, और रोशनी लालटेन की जल रही थी, मतलब बाबा आ चुके हैं, बाबा इस जगह पर हैं। जब वहाँ पहुँचे तो बाबा का बिस्तर तो ज़रूर लगा हुआ था, अब लालटेन भी जल रही थी, उनका थैला भी रखा हुआ था, लेकिन बाबा नज़र नहीं आ रहे थे। अब अपना थैला वैला अब उन्होंने रख दिया और बाबा की बाट देखने लगे कि बाबा कहीं गए होंगे फ्रेश होने, हो सकता है कि कुआं पर गए हों।
और फिर वहाँ से आते ही होंगे। और तब तक अरविंद वहाँ पर बैठ करके सुस्ताने लगे, क्योंकि दिन भर कड़ी मेहनत किए थे और इसके बाद थकावट भी हो चुकी थी। अब दीवार के सहारे टेक लगा करके वो बस ऊँघ से गए, और उसमें कब उनको नींद आ गई पता ही नहीं चला, थकावट की वजह से। जब उनकी आँख खुली ना, तो बाबा उनके सामने में खड़े थे, और वो भूरा कुत्ता जो दिन में दिखाई दिया था अब बाबा के साथ में ही खड़ा था। अब बाबा उनको जगा रहे थे, अरे बच्चा तुम कब आए। अब आँख खोल करके अरविंद खड़ा हो गए, बाबा को प्रणाम किया और कहने लगे, बाबा बस थोड़ी देर हुई थी, मुझे लगा कि आप कहीं फ्रेश होने गए होंगे, किसी काम से गए होंगे, तो मैं यहाँ पर टेक लगा के दीवार पर बैठ गया था। आप थकावट हुई थी तो मैं नींद में चला गया था। बाबा अब अरविंद की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि तूने आज लगता है बड़ी मेहनत किया है। अरविंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ बाबा, आज मैंने बहुत तगड़ा परिश्रम किया हूँ, और बाबा आपके लिए मैं कुछ भोजन भी लाया हूँ, आप ग्रहण कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद थैले में से पूरा जो लिफाफा था जिसमें मिठाई उठाई जो भी लेके आए थे बाबा को पकड़ा दिया। बाबा उस मिठाई को जो भी था उन्होंने चखा और कहने लगे कि बड़ा स्वादिष्ट है, तुम्हारी मेहनत की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अब बाबा का बातचीत शुरू हो गया था, और अचानक जो भूरा कुत्ता उनके पास बैठा था अब अंदर की तरफ जाने लगा। और तब अरविंद पूछ बैठे कि बाबा जी, सुबह में आप नहीं थे, मैं जब नींद से उठा तो मेरे सामने में यही भूरा कुत्ता बैठा हुआ था, आपका बिस्तर भी नहीं था, लालटेन भी नहीं था, आप कहीं चले गए थे। बाबा हंसते हुए कहने लगे, हाँ बच्चा, मैं सुबह सुबह ही निकल जाता हूँ और शाम के टाइम इस जगह पर आता हूँ आराम करने के लिए, और ये भूरा कुत्ता मैंने ही तुम्हारे पास छोड़ा था तुम्हारी रखवाली करने के लिए। अब अरविंद बड़ा हैरत में थे कि बाबा का आदेश ये कुत्ता भी मानता है। वो पूछने लगे कि बाबा आपका आदेश कैसे मानता है, ये तो बोलता नहीं ना समझता है। तब वो बाबा कहने लगे, अरे बच्चा, ये जानवर भी इंसानों की भाषा समझते हैं, अगर तुम उनको सही ढंग से समझाओगे ना तो सब कुछ समझ जाते हैं। खैर छोड़ो, तुमने भोजन तो कर लिया होगा ना। बाबा को जब ये बोले अरविंद, तो अरविंद बोले, हाँ बाबा, मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। लेकिन बाबा जी अपने थैले में से कोई चीज़ निकाल कर दिए। आप बोले, इसको खा लो अरविंद, तुम्हें बहुत स्वादिष्ट लगेगा। वास्तव में गर्मा गर्म अब कोई स्वादिष्ट मिठाई थी, थैले में से निकाल के दिए थे। इतनी गर्म मिठाई कि खुद हैरत में पड़ गए थे अरविंद जी कि ऐसा कैसे हो सकता है, थैले में, और ना जाने बाबा कब से आए हुए हैं और अभी तक ये मिठाई गर्म लग रही है। अब वो मिठाई को अरविंद खाए तो लगा कि शरीर में वाकई जान आने लगी है, पावर सा महसूस होने लगा। बाबा जी कहने लगे, अब कैसा महसूस हो रहा तुम्हें अरविंद। अब अरविंद कहने लगे कि बाबा सही में लग रहा है कि मेरे शरीर में ताकत लौट रही है। और इसके बाद अरविंद की आंखों में नींद घेरने लगी थी। बाबा जी कहे कि अरविंद तुम्हें नींद आ रही है, अब ऐसा करो उसी जगह पर अपना बिस्तर बिछा लो और फिर आराम से तुम सो जाओ। और इसके बाद अरविंद ने वही किया। जब तक बिस्तर बिछाए और एकदम नींद की खुमारी उन पर चढ़ी हुई थी, उस मिठाई को खाते ही ना जाने अरविंद के साथ में ऐसा क्यों हो रहा था। और इसके बाद जब बिस्तर पर पड़े ना, अरविंद का होश नहीं था, एकदम गहरी नींद में चले गए थे। जब गहरी नींद में चले गए अरविंद, तब फिर ख्वाबों की दुनिया में आ चुके थे। हाँ, ख्वाब में वही बगीचा दिख रहा है जो ख्वाब उन्होंने कल देखा था रात में, और वही खूबसूरत लड़की उनको देख रही है। आज जब अरविंद को देखी तो दौड़ते हुए अरविंद के पास पहुंच गई। अरविंद बड़े शर्मीले युवक थे, उस लड़की को देख करके
शर्माने लगे और दूर होने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो लड़की बहुत हंसमुख मजाकिया किस्म की थी और अरविंद को छेड़ने लगी। अब धीरे धीरे अरविंद को अब ऐसा प्यार मिला तो उनको अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे करके अरविंद से वो लड़की पूछने लगी कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। जैसे बाबा ने सब कुछ पूछा था वैसे लड़की पूछ रही थी। अरविंद सपने में सब कुछ बता रहे थे कि मैं फलानी जगह का हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। और तब वो लड़की मुस्कुरा करके कहने लगी कि तुम कितने कमा लोगे महीने में। अरविंद कहने लगे कि जो भी कमाई हो जाए हम उसी में संतुष्ट कर लेंगे। मैं घर तो तभी लौटूंगा जब मैं काबिल आदमी बन जाऊंगा। मैं तो घर से भाग के आया हूँ और ऐसे में लौट नहीं सकता। वो लड़की एक बार बोली थी कि तुम अपने गांव क्यों नहीं लौट जाते, तुम यहाँ पर कब तक ऐसे भटकते रहोगे। लेकिन अरविंद बताने लगे थे कि मैं अपने गांव लौट नहीं सकता जब तक मैं किसी काबिल न बन जाऊं। और तब वो लड़की कहने लगी कि अगर मान लो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दूं तो तुम गांव चले जाओगे। अरविंद कहने लगे कि आप कहाँ से पैसा दोगे। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब फिर वो हाथ पकड़ करके अरविंद को एक कमरे के अंदर ले जाती है जो बगीचे के अंदर ही बना हुआ है। और वहाँ पर कमरे के अंदर ले जाती है। आप कमरे के अंदर जब पहुँचते हैं तो अरविंद की आंखें चौंधिया जाती है। वो क्या देखते हैं कमरे के अंदर में, जैसे पूरा कमरा चांदी की तरह चमक रहा है। जो भी वहाँ फर्नीचर लग रहा था कि चांदी का बना हुआ है, सब कुछ चांदी की तरह चमक रहा है। और वहाँ पर एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। लड़की जा करके वो संदूक खोल देती है और संदूक खोल करके दिखाती है कि देखो, तुम देखो इसमें कितने पैसे पड़े हैं। अरविंद झांक के देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें तो अनगिनत रुपए रखे हुए हैं, गड्डी का गड्डी, जैसे बैंक से अभी भी लाया हो। लड़की हंसते हुए कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि अरविंद तुम इस जगह पर मत भटको, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें मन ही मन प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी खतरे में डालना नहीं चाहती। मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम सही सलामत इस जगह से अपने घर लौट जाओ और इसी में मुझे अपनी प्यार की खुशी महसूस होगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ पर कब क्या होगा कुछ भी मालूम नहीं। और इसके बाद वो कुछ रुपए का बंडल उठा करके अरविंद को देती है और कहती है कि अरविंद, इसको तुम संभाल के अपने थैले में रख लो और सुबह होते ही अपने गांव की ओर निकल जाओ। इस आश्रम में दोबारा मत आना, नहीं तो तुम्हारे जान का खतरा है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अरविंद अभी सपने में थे, पूछ रहे थे कि आप कौन हो और आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हो और इतना सारा रुपया आप मुझे क्यों दे रही हो, आपका क्या मतलब है, क्या मकसद है। वही सब लड़की बताने लगी कि अरविंद, मैं तुम्हें देख करके पहले नज़र में अब चाहत हो गई थी। मैं तुमसे दिल लगा बैठी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हारा इतना तो मदद कर सकती हूँ कि तुम इस नरक से दूर जा सको और इसलिए मैं तुम्हें इस जगह से जाने के लिए कह रही हूँ। अरविंद, सुबह होते ही तुम इस जगह से अब निकल जाना और तब तक मैं तुम्हारी रखवाली करती रहूँगी। इसके बाद अरविंद का जैसे आँख खुलती है। आँख खुलती है तो सुबह के 4 बज चुके होते हैं। अरविंद के पास में उनका अपना थैला उनकी गोद में पड़ा हुआ है और सामने में वही भूरा कुत्ता बैठा हुआ है जो अरविंद की तरह देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। जब पलट करके देखते हैं अरविंद, जिस जगह पर साधु बाबा बैठे सोए हुए थे और वो बिस्तर पूरा पूरा खाली है। ना तो कंबल है, ना चादर है, ना लालटेन है, ना बाबा का थैला है। सब कुछ गायब हो चुका है। आज तो अभी 4 ही बजा था और इतना जल्दी बाबा कहाँ गायब हो गए।
और ये बाबा का कुत्ता क्यों नहीं गया। सही में अरविंद सपने के बाद याद आने लगे। वो लड़की का चेहरा उनकी आंखों के सामने नाचने लगा और लड़की ने उनको तो अच्छा खासा पैसा दिया था। अब उनका ध्यान बरबस उनके गोद में पड़ा हुआ थैले पर पड़ा और थैला में वजन भी लग रहा था। जब थैले में हाथ डाले और हाथ बाहर निकला तो नोट की गड्डी निकलती हुई दिखाई पड़ी। और इतने नोट देकर के तो लगा अरविंद को कि बेहोशी आ जाएगी। इतना सारा नोट अपने जीवन में उन्होंने कभी देखा नहीं था और वास्तव में जैसे उनके खून में उबाल आने लगा था। दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। लड़की ने क्या बोला था कि इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है, तुम्हारी जान का खतरा है। क्या ये सब वास्तव में लड़की सब कुछ देख रही है? आखिर वो लड़की है कहाँ पर? और तभी निगाह पड़ी उस भूरे कुत्ते पर। उस भूरे कुत्ते को अब ध्यान से देखने लगे। वो बस अरविंद की तरफ देखे जा रहा था। जब अरविंद अपना बिस्तर उस्तर समेटने लगे और रुपया फिर थैले में डाल लिए, बाकी सामान डाल लिए, जब चलने लगे तो वो भूरा कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। अरविंद सपने से अब लौट चुके थे, लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था बिल्कुल लग रहा था कि सपना नहीं, सब कुछ अपने सामने देखा। तो लड़की कहाँ है? इतनी खूबसूरत लड़की मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा। मैं तो लड़कियों से बहुत शर्माता था, लेकिन उस लड़की को देख के मेरे दिल में हलचल सी होने लगी। और उस लड़की ने तो मेरा मदद भी किया, बहुत सारे पैसे दिए हैं और कहीं इस जगह पर रुको मत, तुम चले जाओ, तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता। ये सब बातें क्या थी? कौन है लड़की जो मेरी रक्षा भी किया और मुझे धनवान भी बना दिया? और इसके बाद अरविंद उस जगह से काफ़ी डर चुके थे। उनको लगने लगा कि जो लड़का पहले बताया था कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें लोग सुनते हैं, जैसे दो आदमी कोई झगड़ा कर रहा हो, कोई स्त्री रो रही हो, कोई हंस रही हो। ऐसी आवाज़ें पड़ोसी जो आसपास में दुकानदार रहने वाले हैं उन्होंने सुना था इस जगह के बारे में। हाँ, वास्तव में वो पुराना शमशान था और वहाँ पर ऐसा चीज़ तो होता ही होगा। अब अरविंद पूरी तरह से डर चुके थे और उस आश्रम से अब निकल चुके थे। पीछे पीछे भूरा कुत्ता रोड तक आया, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई थी। और उसी बस अड्डे पर जहाँ पर उन्होंने एक रात गुजारी थी, एक दो रात वहाँ पर, और उसी बेंच पर जा कर के बैठ गए। वहाँ तक वो भूरा कुत्ता आया था और उनके नज़दीक ही बैठा रहा। अभी सुबह का वक्त हो गया था, लेकिन आवागमन अभी चालू नहीं हुआ था। और तभी वो साधु बाबा एक तरफ से दूसरी साइड से आते हुए दिखे। अरविंद को जैसे ही बस अड्डे पर बैठे देखे ना तो वो गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें उस जगह से आना नहीं चाहिए था। अब अरविंद साधु बाबा को देख करके उनका गुस्सा खौफ में आ गए थे। साधु बाबा बार बार कर रहे थे कि अरविंद वापस चल, उसी जगह पर, तुझे बाहर नहीं निकलना है, तेरी जान को खतरा है बाहर में। अरविंद को समझ में नहीं रहे थे, लेकिन उस जगह से वो हिले नहीं। साधु बाबा लाख बुलाते रह गए कि अरविंद चल, अरविंद चल, लेकिन जब भी वो जाने के सोचते उस लड़की का जैसे कानों में आवाज़ आती कि नहीं अरविंद, तुम उस जगह पर अंदर मत जाना, अगर इस बार तुम गए ना तो दोबारा तुम वापस नहीं आ पाओगे, मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। जैसे वो लड़की उनके कानों में बोल रही हो। अरविंद बिल्कुल डरे हुए थे और बाबा से कहने लगे, बाबा मैं अपने गांव जा रहा हूँ, ना तो मैं आपके आश्रम में रहूँगा ना आपके शहर में रहूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद बाबा जो थे गुस्से में अपने हाथ पैर पटकते हुए आश्रम की तरह चले गए। लेकिन अभी आश्रम के गेट पर पहुँचे नहीं थे और तभी जो दृश्य अरविंद ने देखा, हैरान रह गए थे। वो बाबा जैसे हवा में कहीं गायब हो गए हों, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। अभी इस आश्रम में पहुंचने में कम से कम 10-15 कदम की दूरी बाकी थी और इतनी जल्दी कैसे वो पहुंच गए?
आश्रम बस अड्डे से बिल्कुल पास में था। आज सब कुछ वहाँ से नजर आ रहा था। हैरत में पड़ गए थे। तब उस लड़की की कही हुई बात समझ में आने लगी। वो लड़की कह रही थी कि तुम इस जगह पर आकर के बहुत बड़ी गलती की हो। तुम एक बड़ी खतरे में फंस चुके हो। अरविंद, इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और इसके बाद वो जो भूरा कुत्ता था वो भी अब आश्रम की तरफ लौटने लगा। अब अरविंद बस देख रहे थे। उनका दिल कर रहा था कि उस कुत्ते को बुलाएं कि नहीं भाई तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, लेकिन बोल नहीं पाए। जैसे तैसे वो कुत्ता देखते जा रहे थे, आश्रम की तरफ बढ़ता जा रहा था। आज जिस जगह से वो साधु बाबा नज़रों के सामने से गायब हो गए थे, वैसे ही वो भी कुत्ता उसी जगह से जैसे हवा में कहीं गायब हो गया हो। अरविंद की सांसें जैसे थम सी गई थी वो सब दृश्य देख करके। तब उनको समझ में आया कि हाँ, जो सपने में लड़की आई थी वो सही बात बोला है। जरूर वो मेरा शुभ चिंतक है, मुझसे प्यार करती है, और तभी तो उसने मेरी मदद की है। और इसके बाद जो भी साधन मिला उस वक्त में अरविंद ने देरी नहीं की। आज सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। अब तो उनके पास में लाखों रुपए थे। फर्स्ट क्लास में अब अपना टिकट लेकर के अपने गांव की तरफ गए। लेकिन जब भी आंख बंद करते थे ना, जरा से भी उनको नींद आती थी, वो लड़की उनके जहन में मुस्कुरा रही थी कि अरविंद, तुमने बहुत अच्छा किया, इस जगह से, नरक से तुम निकल गए। अगर आज नहीं निकल पाते ना, तुम इस जगह से कभी भी निकल नहीं पाते। और हड़बड़ा करके आंख खोल देते। ट्रेन में थे तब भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। जब अपने घर पहुंचे तो घर के लोग अरविंद को देख के खुश थे। अरविंद ने तो अब लाखों रुपए लेके आए थे। अब उनके परिवार वाले पूछने लगे, इतना जल्दी तो कैसे लाखों रुपए कमा लिया, क्या किया था? शहर में जाकर डकैती किया था, कोई चोरी किया था, बैंक में डाका डाला था? अब उनके भाई, उनके पिता पूछने लगे कि अरविंद, सच सच बता दे, कहीं बेटा तू गलत काम करके तो नहीं आया, कहीं तेरे पीछे पुलिस तो नहीं आ रही होगी? लेकिन अरविंद जो सच्चाई थी उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया। हाँ, उनकी बयान सुनकर के घर वाले एकदम भौचक्के हो गए थे और आपस में खुसर पुसर करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आत्मा लड़की कैसे इतना पैसा दे सकती है? लेकिन अब तो सबके सामने में था। अरविंद के परिवार डरा हुआ था कि कहीं वो आत्मा लड़की अरविंद के साथ तो नहीं आई है। उनके मन में यही चिंता था। लेकिन जब 2-4 रातें बीत गई और अरविंद बिल्कुल सही थे, और तब उनको लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, अरविंद को कुछ नहीं हुआ है, अरविंद सही सकुशल शहर से वापस आए और जो उन्होंने बोला है अब एक एक बात सही है। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी कोई आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और तब मैं इसका दूसरा भाग ले कर के आऊँगा। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।